अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज एक एयर होस्टेस की ज़िंदगी में पेश आने वाला पुरअसरार सच्चा किस्सा, एयर होस्टेस ही की ज़ुबानी। ये उन दिनों की बात है जब मैं एयरलाइन में काम करती थी। हमारी फ़्लाइट्स अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क होती थीं। अंदरूने मुल्क छोटी छोटी जगहों पर फोकर जहाज़ ऑपरेट होता था और बाकी शहरों में बड़े और दरमियाने जहाज़ जाया करते थे। सर्दियों के दिन थे, मेरी उन दिनों डोमेस्टिक फ़्लाइट्स थीं। शाम को ड्यूटी लेटर मिला करता था कि अगले दिन आपकी जो फ़्लाइट हो पता चल जाता था। घंटी की आवाज़ सुनकर मेरी मम्मा ने किचन से नौकर को कहा कि जाकर देखो कौन है। वो वापस आया तो उसके हाथ में मेरा एक लेटर था। मैंने खोलकर देखा तो तुर्बत की फ़्लाइट थी, फोकर फ़्लाइट थी। तुर्बत बलूचिस्तान के साहिली इलाके में एक छोटा सा शहर है। मैंने ड्यूटी देखकर बुरा सा मुंह बनाया क्योंकि मुझे फोकर फ़्लाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये जहाज़ छोटा होता है, इसका शोर बहुत होता है। खैर नौकर की नौकरी होती है, जाना तो था। सुबह 6 बजे मैं सुस्ती से उठी, मुँह हाथ धोकर तैयार हो गई। पिकअप आया तो एयरपोर्ट रवाना हो गई। सब घर वाले अपने नरम लिहाफों में दुबके हुए थे। मैंने एक ठंडी आ भरी और फिर रवाना हो गई। फोकर जहाज़ पर एक पायलट, दूसरा को पायलट, एक फ़्लाइट स्टीवर्ड और एक एयर होस्टेस होती है। खैर जहाज़ पर सब मुसाफिर सवार हुए। हम 9 बजे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। पहले हम गवादर रुके और फिर तुर्बत पहुँचते पहुँचते हमें शाम के 5 बज गए। हमने जैसे तैसे लैंड किया। मुसाफिर उतरे तो अंधेरा फैल चुका था और हमने अभी वापस भी जाना था। हमारी फ़्लाइट चूँकि गवादर में लेट हो गई थी, इसलिए हम तुर्बत भी लेट पहुँचे। छोटे शहरों से मगरिब के बाद अंधेरे में टेक ऑफ नहीं होता था क्योंकि सहूलियात नहीं होती थीं। इसलिए जब जहाज़ खाली हो गया तो कप्तान हमारे पास आकर बोला, भाई बुरी खबर है, हम वापस नहीं जा सकते, अब हम सुबह जाएंगे। यहाँ एक मुलाजिम के घर हम रात ठहरेंगे। मैं घबराई नहीं क्योंकि एयरलाइन में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था, जिसके लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार रहते थे। चुनाचे हम सब उतरकर एक गाड़ी में बैठे जो हम चारों को, जिसमें मैं, फ़्लाइट स्टीवर्ड, कप्तान और को पायलट शामिल थे, लेकर उस आदमी के घर पहुंची। ये एक कच्चा पक्का सा घर था जिसमें शायद 3 कमरे थे। एक बहुत बड़ा कच्चा सहन था। मेज़बान ने हमें वेलकम किया, हमें कपड़े तब्दील करके इजी होने के लिए कहा। उसने एक कोने वाले कमरे की तरफ इशारा करके मुझे कहा कि मैडम आप उस कमरे में चली जाएं। चुनाचा मैं उस कमरे में चली गई। ये एक दरमियाने साइज़ का कमरा था जिसमें सिर्फ 2 चारपाइयाँ थीं। एक पर बिस्तर लगा हुआ था और दूसरी बिस्तर से महरूम खाली चारपाई थी। आखिर में एक बाथरूम था जहाँ मैंने चेंज करके मुंह हाथ धोया और थोड़ी देर कमर सीधी करने के लिए लेट गई। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा तो एक औरत की आवाज़ आई कि आप आकर खाना खा लें। उस वक्त रात के 8 बजे थे। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो स्याह लिबास में एक खूबसूरत औरत बाहर खड़ी थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी कि आप खाना खा लें, फिर लाइट चली जाएगी। खाना इतनी जल्दी? फिर आदाबे मेहमान नवाजी निभाते हुए मैं बाहर आ गई। आसमान पर 14वीं का चांद अपनी आबोताब के साथ चमक रहा था। बाहर तकरीबन अंधेरा था, सिर्फ चांद की चांदनी की वजह से मैं देख पा रही थी। यहाँ दरअसल कुछ घंटे बिजली दी जाती है, फिर हम कुछ देर सोने तक जनरेटर चला लेते हैं, इसलिए आप सब लाइट जाने से पहले खाना खा लें। फिर वो औरत मुझे लेकर कोने वाले कमरे के पास पहुंची जहां से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो वो बाहर रुक गई क्योंकि अंदर मेरे कोलीग थे, इसलिए वो शायद हिचकिचा रही थी। चुनाचे मैं अंदर दाखिल हो गई। खाना दस्तरख्वान पर लगा हुआ था। आइए आइए, मेज़बान ने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया और बोला, आपने अच्छा किया कि खुद ही आ गईं, मैं अभी आपको बुलाने आने ही वाला था। मैंने जवाब दिया कि मैं तो बुलाने पर ही आई हूँ। बुलाने पर? आपको कौन बुलाने आया था? मेज़बान हैरानी से बोला, वो बाहर खड़ी है ना, एक खातून आई थी, गालिबन आपकी मिसेज़ ही हैं। मैंने जवाब दिया, मेरी मिसेज़? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। अरे भाई वो बाहर ही खड़ी हैं। वो हिचकिचा रही थी, शायद कोलीग्स की वजह से नहीं आ रही थी। ये कहते हुए मैंने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन बाहर तो किसी का नामो निशान भी नहीं था। ये देखकर मेरी तो रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मेरे साथ साथ बाकी सब मेरे कोलीग्स भी परेशान हो गए। को पायलट मुझे कहने लगा, मजाक अच्छा था,
तब मैंने बोला मैं क्यों मजाक करूँगी और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने यहाँ खाने का दस्तरख्वान लगा लिया है। मुझे सचमुच में औरत ने दस्तक देकर बुलाया है कि आप खाना जल्दी खा लो, नहीं तो यहाँ पर लाइट चली जाएगी। अब पता नहीं उन लोगों को मेरी बात का यकीन आया भी था कि नहीं, लेकिन मैं तो ज़रूर परेशान हो चुकी थी क्योंकि मैंने अपनी आँखों से उस औरत को देखा और उससे बात की थी। वही मुझे लेकर उस कमरे की जानिब गई थी। खैर, हम सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद मेज़बान बोला कि अभी आधे घंटे में लाइट चली जाएगी, आप लोग अपने अपने कमरों में चले जाएं। जनरेटर का पेट्रोल भी थोड़ा है और यहाँ से बहुत दूर जाकर पेट्रोल लाना पड़ता है। मुझे उसी कमरे में अकेले रहना था। बाकी तीनों को भी कमरे दे दिए गए थे जो कि उन्होंने शेयर कर लिए थे। यहाँ तो बड़ा सन्नाटा है भाई, कप्तान बोले। जी हाँ, हम तो बस आदी हो चुके हैं। आप बड़े शहर वालों को यकीनन अजीब लग रहा होगा। और फिर वो मेज़बान मेरी तरफ देखकर बोला, मिस जी आप डरिएगा मत, यहाँ शायद हवाई चीज़ें होती हैं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब हवाई चीज़ें? मतलब ये कि ये जगह ज़रा हटकर है, रात लाइट भी नहीं होती तो लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। अच्छा देखते हैं। ये कहकर मैं अपनी निडर फितरत की वजह से परेशान नहीं हुई। अच्छा भाई अब सोते हैं, कप्तान ने जमाई लेते हुए कहा। मैं तो बहुत थक गया हूँ। ये कहते हुए वो उठ गए। मैंने सहन में कदम रखा तो सर्दी का एहसास हुआ। अच्छी खासी सर्दी थी जो खाना खाकर और ज़्यादा महसूस हो रही थी। बाहर अंधेरे का राज था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। झींगरों की आवाज़ भी खामोशी में खासी पुरस्रार लग रही थी। मुझे तो उस आदमी की बात याद आ गई और मुझे अब महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे हो। मैंने जूं ही मुड़कर देखा तो एक ह्योला सा मुझे महसूस हुआ। मैंने अपने कदम कमरे की जानिब जाने के लिए तेज़ कर दिए। उस ह्योले ने भी तेज़ चलना शुरू कर दिया। मैंने हल्का सा दौड़ना शुरू किया तो उसने भी दौड़ना शुरू कर दिया। मैं तो घबरा गई और जूं ही दरवाजे के पास पहुंची तो वो मेरे सर पर पहुंच चुका था। मैंने घूमकर अपने हाथ से उसे धक्का दिया तो वो धड़ाम से गिरकर कराने लगा और फिर तेज़ी से उठकर मेरी तरफ बढ़ा। तारीकी की वजह से मुझे उसकी शक्ल साफ नज़र नहीं आ रही थी। इससे पहले कि मैं दोबारा उसे धक्का देती, उसने ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया और बोला, मिस जी क्या कर रही हैं आप? मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। वो तो फ्लाइट स्टीवर्ड था। हंसते हुए कहने लगा कि मैंने सोचा कि आपकी बहादुरी को चेक किया जाए, लेकिन भाई मान गए आपको तो, आप तो वाकई बहादुर हैं। मैंने उससे कहा कि ये कैसा भोंडा मजाक है और अपने कमरे में मैं दाखिल हो गई। अभी मैं वॉशरूम से निकली ही थी कि लाइट चली गई। मैंने अंधेरे में टटोल कर अपना बिस्तर तलाश किया और लेट गई। थकी हुई थी इसीलिए लेटते ही मेरी आंख लग गई। न जाने रात का कौन सा पहर था कि ठक ठक की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे से ही आ रही है। दरवाजे के साथ ही खाली चारपाई थी। आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी चारपाई के चारों पाए एक जैसे ना हो और कोई उस पर बैठा उसको दाएं बाएं हिला रहा हो और ये आवाज़ पैदा हो रही हो। मैं पहले तो सुनती रही कि शायद मेरा वहम है, लेकिन वो तो वहम नहीं था। आवाज़ रह रह कर बराबर आ रही थी। मैं हिम्मत करके उठी। कमरे में घुप अंधेरा था। वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा था। मैं टटोल कर दरवाजे के करीब बिछी चारपाई के पास पहुंच गई और हाथ से उसको दाएं बाएं हिलाकर देखा कि शायद पाए एक जैसे बराबर ना हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। चारपाई ठीक थी। फिर खुद पर हंसी आई कि अगर पाए एक जैसे ना भी होते तो उसको अगर कोई हिला रहा था तो वो ज़्यादा परेशानी की बात होती। खैर, मैं वापस अपनी चारपाई पर गई और सोने की कोशिश करने लगी। आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। अभी मेरी आंख लगी भी नहीं थी कि मुझे ऐसे लगा किसी ने मेरी चारपाई को ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया है। मैं एकदम से घबरा गई। मेरे मुंह से एकदम निकला, कौन है? मेरी चारपाई को क्यों उठाया है? मुझे हल्की सी हंसने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि मेरे कोलीग्स में से कोई शरारत कर रहा है मुझे डराने के लिए। इसीलिए मैंने बोला कि ये अच्छा मजाक नहीं है, मैं चारपाई से गिर जाऊंगी, चारपाई को नीचे रख दो। लेकिन ये क्या, चारपाई तो मजीद ऊपर जाने लगी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे हवा में कोई चारपाई को ऊपर नीचे कर रहा है। मेरी तो जान निकल गई। डर के मारे मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता चारपाई नीचे आ गई। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं चारपाई से नीचे पैर भी रखूं। अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसे लगा कि मेरी दोनों टांगों से पकड़कर
کسی نے مجھے الٹا لٹکا دیا ہے۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گئی۔ میرے حلق سے تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اور دل ایسے لگ رہا تھا کہ اچھل کر میرے حلق میں آ گیا ہے۔ پوری کوشش کر کے میرے حلق سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی اور مجھے کسی نے واپس چارپائی پر زور سے پھینک دیا۔ میری تو سانس رک سی گئی تھی۔ نہ مجھ میں ہمت تھی کہ باہر نکل سکتی اور مدد کے لیے کسی کو بلاتی۔ کافی دیر تک تو میں ہل بھی نہ سکی۔ میں نے دل ہی دل میں ہمت کر کے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اب تھوڑی دیر بعد مجھے لگا کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ میں نے دھیرے سے بولا، کون ہے؟ میں نے سوچا کہ شاید وہ میزبان ہوگا، لیکن مجھے کوئی جواب نہ آیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی چیز ہے جو مجھے ڈرا رہی ہے۔ دستک پھر ہوئی۔ اب کی بار میں نے اپنے منہ سے آواز بھی نہ نکالی۔ دل ہی دل میں کلمہ پڑھتی رہی۔ پھر مجھے لگا کہ میرے ساتھ والی خالی چارپائی میں کوئی زور زور سے اوپر اچھل رہا ہے۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسی میری موت یقینی ہے۔ پھر میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اس وقت میری صرف اللہ کا کلام ہی حفاظت کر سکتا ہے۔ بس پھر مجھے جو بھی صورتیں آتی تھیں، آیت الکرسی، درود شریف، کلمہ، میں سب چیزیں اپنے دل میں پڑھتی رہی۔ اسی حالت میں پڑھے پڑھے صبح فجر کی اذان ہو گئی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور باہر نکلی تو کوئی نظر نہ آیا۔ میرا واپس کمرے میں جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دوسرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا جہاں میرے کولیگز تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو میری جان میں جان آئی۔ میں اندر جا کر بیٹھ گئی۔ سب نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ رات کیسی گزری؟ پہلے تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر نماز پڑھنے کے لیے میزبان اٹھا۔ جب اس نے میرے کولیگز کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور باتوں کی آواز سنی تو وہ ہمارے پاس آ گیا۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا، خیریت تو ہے؟ تب میں نے انہیں ساری رودات سنائی۔ میزبان بھی پریشان ہو گیا، میرے کولیگز بھی بہت پریشان ہوئے۔ تب میزبان کہنے لگا، میں نے آپ سے بولا تھا نا کہ یہاں ہوائی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس علاقے میں ایسی چیزوں کا ہونا ایک عام سی بات ہے۔ ہم لوگ تو یہاں عادی ہو گئے ہیں۔ پھر ہم سب نے نماز فجر ادا کی۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی تو میں اپنے کمرے میں گئی۔ تیار ہو کر ہم سب واپس فلائٹ پر روانہ ہو گئے۔ سارا راستہ میں یہی سوچتی رہی کہ کیا واقعی ان چیزوں کا وجود ہے، پر اپنے سوال کا جواب خود ہی میرے پاس تھا کہ ہاں، ان غیر مرئی چیزوں کا وجود ہوتا ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں نے بذات خود رات کو ان چیزوں کو دیکھا بھی اور محسوس بھی کیا، اور یہ بھی جانا کہ اللہ کا کلام ہی ہے جو ہماری ان چیزوں سے حفاظت کرتا ہے۔ اس واقعے کو گزرے تو اب برسوں بیت گئے ہیں، لیکن سچ ہے کہ میرا جنات پر، ان ہوائی چیزوں پر یقین پختہ ہو گیا ہے۔ خدا کی مخلوق کسی بھی روپ میں اور کب ہمیں دکھائی دے جائے کچھ نہیں معلوم، مگر حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔